सर, सांसद बनने के लिए या सांसद का चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन आपने खासतौर से बीजेपी को चुना है। इसके पीछे कुछ कारण होगा सर? हम लोग मानते हैं कि देश तरक्की कर रहा है, मानते हैं पांचवी अर्थव्यवस्था हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत सुधार की गुंजाइश है। लोग, अगर मैं कहूँ कि मैं एक सांसद के लायक हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा। तो दोनों नेताओं को, खासतौर से योगी जी को, मोदी जी को आपने कहा कि काफी बेहतर काम कर रहे हैं। नीतीश जी के बारे में क्या ख्याल है सर? हितकारी कदम होगा। निश्चित रूप से मैं पूर्णिया की भलाई के लिए दिन रात जो भी हो सकेगा मैं मेहनत करूँगा। चाहता है कि यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, चाहे वो पूर्णिया के सांसद रहे हों, वर्तमान सांसद रहे हों, पूर्व के सांसद रहे हों, विधायक रहे हों, उन लोगों ने लगता है कि जनता के लिए सही में कुछ काम किया। और मुझे भारतीय जनता पार्टी में ये भी एक बात है कि उन्हें अच्छे लोगों की तलाश रहती है, तो ये सब बातों ने मुझे भरोसा दिया है। हमारे साथ खास मुलाकात में आज पूर्णिया के नामचीन शख्सियत मौजूद हैं। AK गुप्ता सर, जो परिचय के मोहताज नहीं हैं, पूर्णिया के एक प्रसिद्ध चिकित्सक हैं। साथ ही साथ इनका सामाजिक कार्य भी बराबर चलता रहता है। और एक खास बात और जुड़ गई है इसमें, क्या कि अब सर ने बीजेपी की सदस्यता भी ग्रहण कर ली है। सर, आपसे थोड़ा हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि आप सामाजिक क्षेत्र में तो शुरू से ही रहे हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में आप जो सेवा है वो काफ़ी सराहनीय है, लोग दूर दूर तक आपको जान रहे हैं। लेकिन अब आपने निकट दिनों में बीजेपी की सदस्यता भी ग्रहण कर ली है और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ पूरे शहर में एक बड़ा सा फोटो आपने लगाया है। इरादा क्या है सर? इरादा, जैसे आपने कहा अभी कि सेवा करने का, तो मैं यहाँ पर ग्रीन पूर्णिया भी चला रहा हूँ, जिसमें कि कई तरह की सेवाएं मैं प्रदान करता हूँ पूर्णिया वाले को। उसी को और भी व्यापक रूप से करना चाहता हूँ कि जिसमें कि मेरे साथ और भी लोग जुड़े, पूरे समाज के लोग जुड़े। तो इरादा तो वही है कि समाज से जुड़ना चाहता हूँ और समाज की सेवा करना चाहता हूँ। मेरे मन में बहुत सारी बात है जो मैं अभी बता नहीं सकता कि मैं क्या क्या करूँगा आगे, लेकिन जो भी करूँगा समाज के हित के लिए उसको ध्यान करते हुए ही मैं करूँगा। सर, एक सरेआम चर्चा हो रही है कि जिस तरह से आपने अभी कहा भी कि समाज सेवा से आप पहले से जुड़े हुए हैं और जिस तरह से आप लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ऑपरेशन आप कर रहे हैं, तो काफ़ी एक सहयोग समाज का तो आप शुरू से करते ही आ रहे हैं। ग्रीन पूर्णिया में भी आपका काफ़ी सहयोग रहा है। लेकिन अब लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि सर बीजेपी में गए हैं तो निश्चित रूप से उनको सांसद का प्रतिनिधि होना चाहिए। आपका क्या है? अगर मैं कहूँ कि मैं एक सांसद के लायक हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा, क्योंकि एक सांसद जो एक समाज का जो भला सोचता है, जो भ्रष्टाचार नहीं करे, जिसके ऊपर कोई लांछन पहले नहीं लगा हो, जो स्थानीय हो, वो सभी मैं इसके लिए मैं समझ रहा हूँ कि मैं अपने को उसके लिए उचित योग्य बनते हैं आप, किरदार मांग रहा हूँ। तो क्यों नहीं मैं सांसद के रूप में भी अपने को कोशिश करके देखूं। अगर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी मेरी सेवा लेना चाहेगी, मुझे एक कार्यकर्ता के तौर पर अगर वो चाहेगी कि और मैं ज़्यादा काम करूं पार्टी के लिए, निश्चित रूप से मैं करूंगा। ये मैं क्या, सब कोई चाहते हैं कि बीजेपी के लिए अच्छा से अच्छा काम करें, तो निश्चित रूप से वो भी चाहते हैं कि कोई अच्छा पोस्ट मिले तो उनको ज़्यादा बढ़िया से काम करने के लिए मिलेगा। सर, जब लोगों से मिलने के लिए जाते हैं और लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, उनसे उनकी बातों को जानने की कोशिश करते हैं, तो जो रिस्पांस है वो किस तरह का रिस्पांस मिलता है लोगों का? मुझे तो सभी जगह से बहुत ही अच्छा प्यार मिल रहा है। सभी कह रहे हैं कि नहीं, आप आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और न केवल पार्टी के लिए, पूरे पूर्णिया वासियों के लिए भी ये हितकारी कदम होगा। निश्चित रूप से मैं पूर्णिया की भलाई के लिए दिन रात जो भी हो सकेगा मैं मेहनत करूँगा। सर, सांसद बनने के लिए या सांसद का चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन आपने खासतौर से बीजेपी को चुना है। इसके पीछे कुछ कारण होगा सर? बहुत सारे कारण है। मैं ये समझ रहा हूँ कि अभी भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो देश हित के लिए वो सबसे ज़्यादा सोचती है। सबसे अगर सोचें तो भ्रष्टाचार इस पार्टी में सबसे कम है, अनुशासन सबसे ज़्यादा है। पार्टी के बाद सब कोई मानते हैं
कहीं कोई ऐसी घटना नहीं घटती जिससे कि पार्टी के लोग पार्टी का कोई नुकसान हो, कोई उसके ऊपर लांछन लगा सके। तो निश्चित रूप से इस सब बातों ने मुझे बीजेपी की तरफ ही आकर्षित किया कि नहीं, मेरे लिए अगर कोई उचित पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अच्छा, परिवारवाद के तौर पर किस तरह से देखते हैं बीजेपी को आप? परिवारवाद तो बाकी सभी पार्टियों में है, लेकिन बीजेपी में इतनी बड़ी पार्टी होते पर भी उस हिसाब से बाकी सब पार्टियों से कम है। परिवारवाद अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत कम ही ऐसा मिलेगा कि परिवारवाद को बढ़ावा दिया जाता है। ये ऊपर मतलब जो इनके सर्वोपरि हैं वो तो परिवार से दूर रह के ही काम कर रहे हैं। उनके लिए तो पूरा देश ही परिवार है, अपने परिवार को लेके कभी भी नहीं सोचते हैं, वो पूरा देश को ही एक परिवार समझ रहे हैं। इसलिए परिवारवाद तो नगण्य है अगर मैं सोचूं तो बीजेपी में। जी, एक सवाल ये भी है सर कि जिस तरह से बीजेपी पर हमेशा से सांप्रदायिकता का एक आरोप लगता रहा है, लेकिन हमारा जो पूर्णिया है ये गंगा जमुनी तहजीब के बारे में खासतौर से जाना जाता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग इस तरह से मिलकर रहते हैं, लगता है इसे हम सब एक भाई हैं, इस तरह से मिलकर रहते हैं। लेकिन बीजेपी पर सांप्रदायिकता का हमेशा से आरोप लगा रहता है और बीजेपी हमेशा धार्मिक चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ती रहती है। लगता है कि आपको पूर्णिया में जब गंगा जमुनी तहजीब है तो यहाँ आपको बीजेपी सूटेबल करेगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। मैं गंगा जमुना जो तहजीब है इसे मैं सर्वोपरि मानता हूँ और सभी धर्मों के प्रति मैं पूरी तरह से विश्वास करता हूँ, सभी को मैं सम्मान देता हूँ। और ये जो ठप्पा बीजेपी के ऊपर लगा है ये ऐसा मुझे नहीं उचित लगता है। बीजेपी में भी काफ़ी दूसरे धर्मों के लोग आके इसमें काम करते हैं। सबको मैं देख रहा हूँ, सबको उसी तरह से सम्मान की निगाहों से देखा जाता है जो हिंदू धर्म के प्रति जो आस्था रखते हैं उनके प्रति होता है। इसलिए मुझे ये नहीं लगता है कि ये यहाँ पर कोई असर पड़ने वाला है, कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यूपी के जो अभी मुख्यमंत्री हैं योगी जी, ये तमाम नेता आपको किस तरह का लग रहा है, कैसे लगते हैं? ये तो दोनों देश के प्रति समर्पित है। पूरा देश जान रहा है कि इन्होंने किस तरह से देश की सेवा कर रहे हैं। योगी जी जो अपने पिता जिसे उन्होंने जिनके मतलब पैदा किया, लेकिन जब उनकी मौत हुई तो उनको मुखाग्नि भी देने के लिए नहीं गए। तो सोच सकते हैं कि ये दोनों सन्यासी है और सन्यासी के लिए कोई मोह नहीं होता है, कोई लोभ नहीं होता है। वो उनका अपना कोई परिवार नहीं होता है, पूरी दुनिया उनका अपना परिवार, पूरा देश ही उनका परिवार है। इसलिए और खासकर वो तो कहते हैं, इस बार G20 में भी उन्होंने स्लोगन रखा था, वसुधैव कुटुंबकम। पूरा दुनिया को लेके चलने वाले, सबके प्रति अच्छा भाव लेके चल रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोगों का स्थान भी, जो भारत का स्थान है दुनिया में, अभी मैं महसूस कर रहा हूँ कि अगर दूसरे देश में अभी भारतीय जाते हैं और पहले जो जाते थे, दोनों में दूसरे देशों में काफ़ी अंतर है, काफ़ी सम्मान मिल रहा है। भारतीयों को अच्छा सम्मान की निगाहों से देखा जा रहा है। ये सब भारतीय जनता पार्टी के शासन का ही कमाल है। वसुधैव कुटुंबकम की जो बातें आपने कही सर, इसमें तो पूरी दुनिया की बात हो जाती है और हिंदू मुस्लिम हो या सिख ईसाई हो, सबकी समान रूप से बातें हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो मतलब अगर पाकिस्तान ये आतंकवाद की राह अगर छोड़ दे तो ये हम लोग भी उनके प्रति भाईचारा का नीति जो है अपनाने में देर नहीं लगेगी। ये उनका जो आतंकवाद की नीति है जो हम लोगों से उसे दूर करती है। अगर ये नीति पे चलना छोड़ दे तो दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा। दोनों यानी कि पाकिस्तान से, उनके लोगों से कोई हमारा बैर नहीं है, कोई बैर, लेकिन उनकी जो नीति है कुछ, वो नीति हम लोगों के वो नीति अगर छोड़ दे तो फिर पाकिस्तान के लिए भी भला होगा, हिंदुस्तान के लिए भी भला होगा। जी सर, आप तो दोनों नेताओं को, खासतौर से योगी जी को, मोदी जी को आपने कहा कि काफी बेहतर काम कर रहे हैं। नीतीश जी के बारे में क्या ख्याल है सर? नीतीश जी के विषय में भी मैंने पहले भी कहा है, बिहार में अगर कोई दूसरा नेता जयप्रकाश नारायण जी के बाद पैदा हुआ तो वो नीतीश जी हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों या सालों से जो हम लोगों के सीमांचल के प्रति उनका जो रवैया देख रहे हैं वो अनुकूल नहीं है। इसलिए मुझे थोड़ी निराशा तो ज़रूर हो रही है, लेकिन है अच्छे नेता हैं। बिहार को उन्होंने बहुत कुछ दिया, सड़क दी, बिजली हम और देखते थे हम लोग पहले कैसा रहता था, अभी बिजली है। कानून व्यवस्था तो शुरू में बहुत अच्छा रहा, अभी भी ऑन एन एवरेज चल रहा है,
चल रहे हम लोग कर रहे हैं। इसलिए नीतीश जी का मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखूंगा तो वो एक बड़े नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सर, नीतीश जी को आप एक अच्छे नेता कह रहे हैं, बड़े नेता भी कह रहे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत नाराजगी भी जता रहे हैं। ये बीजेपी में जाने का असर है या फिर कुछ और? नहीं, ऐसा नहीं। मैं पहले भी बोला था, मैंने जब एयरपोर्ट का आंदोलन यहाँ पर मैं कर रहा था उस समय भी मैंने यही बात नीतीश जी के विषय में कही थी। उस समय बीजेपी में जाने के लिए कोई ऐसा इरादा नहीं था। ऐसा नहीं है, मतलब मैं ऐसा कहते ही नहीं है कि मैं पार्टी को बाद में देखता हूँ, व्यक्तित्व को पहले देखता हूँ। व्यक्तित्व कैसा है, देश के प्रति, राज्य के प्रति उसकी सोच कैसी है, ये मैं ज़्यादा महत्व देता हूँ बनस्पत की उनकी पार्टी के प्रति वो उनकी क्या सोच है। मैं देश जो बीजेपी में क्यों गया हूँ, मैं इसलिए कि इनके देश के प्रति जो सोच है वो मैं सबसे, मुझे अभी के माहौल में सबसे लगता है कि देश अगर प्रगति कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही कर सकता है। अभी सर, भारतीय जनता पार्टी के समय में, यानी कि 9 वर्ष से ज़्यादा का समय बीत गया है, आप प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए कार्यों में या फिर अन्य मंत्री के द्वारा किए कार्यों में बीजेपी की ऐसी कौन सी उपलब्धियों को सर गिना सकते हैं? अभी प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले कहा है, 2-4 दिन पहले ही, कि भारत में 25 करोड़ की जनसंख्या गरीबी रेखा से बाहर निकल चुकी है। ये कम बड़ी उपलब्धि नहीं है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। वो केवल एक योजना से नहीं देश का उत्थान कर रहा है, करीब करीब पूरी किताब है इसके ऊपर, जिसे कि पढ़ने के लिए समय चाहिए विभिन्न योजनाओं के विषय में। और ये अभी कई तरह की योजना है, आयुष्मान भारत हो, विश्वकर्मा योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, हर तरह की योजना जो है उनकी एक सोची समझी स्कीम के तहत हो रही है, जो केवल देश के हित में ही ध्यान रखे किया जा रहा है। तो सर, अभी आपने आयुष्मान भारत योजना की बातें कही और गिनाया भी उपलब्धि में, इसका सही में काम हो रहा है? पूर्णिया में लगता है कि मरीज लाभ ले पा रहे हैं? नहीं, मुझे इस पर थोड़ा संदेह है। आयुष्मान भारत योजना में थोड़ा सा उसको सुधार की ज़रूरत है, जिसके लिए डॉक्टर उसके प्रति आकर्षित नहीं हो रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि उसमें थोड़ा सुधार की आवश्यकता हो, ताकि ये डॉक्टर अगर उसको ग्राह्य हो जाए, डॉक्टरों के लिए लगे कि नहीं इसमें कुछ हम लोगों को अच्छा मतलब स्कीम लगे। अदरवाइज ये थोड़ा सा इसमें है, हमको महसूस हो रहा है कि वो नहीं फायदा हो रहा है। चूंकि आप स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए, आप डॉक्टर हैं, एक योजना जिस आयुष्मान भारत, जिसको आप जमीन हकीकत के तौर पे जान रहे हैं, तो आपको ये लग रहा है कि नहीं उसमें सुधार की आवश्यकता है? सुधार की आवश्यकता है। तो बाकी जो और योजनाएं हैं, क्या उम्मीद करें कि वो ठीक ठाक होगा? नहीं, बाकी योजना में तो कभी कोई ऐसा कुछ नहीं लग रहा। सब में है, कुछ न कुछ तो रहता ही है। सब ये पब्लिक के अवेयरनेस पर है कि उसको किस तरह से लेती है, उसे उसको अपने उसको इस्तेमाल करती है। सर, आपने ये कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश काफी तरक्की कर रहा है। असर कुछ मेरा सवाल ये है, जिस तरह से अभी अर्थव्यवस्था की बात करें तो पूरी दुनिया में जितने भी देश है, भारत उसमें 5वें स्थान पर है, लेकिन प्रति व्यक्ति की आय की अगर बात करें तो 138 देश के लोग भारत से आगे है। ये यानी कि 139वां स्थान इंडिया के लोगों का है। ये सर काफी दुर्भाग्यपूर्ण नहीं लग रहा है? लग रहा है, लेकिन एक्चुअली भारत की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। सबका पेट भरना, सबको पालना, ये तो बहुत टेढ़ी खीर है। नहीं सर, जब कहा जाता है कि मोदी जी है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है, लेकिन हम लोगों को भी तो सुधरने की जरूरत है। केवल एक आदमी के भरोसे तो देश नहीं सुधर सकता ना। अगर हम ही लोग नहीं सुधरेंगे तो कैसे ये देश चलेगा? इसलिए मेरी ये मतलब मैं अगर यानी कि सभी व्यक्ति को उसमें सहयोग, सजग होने की जरूरत है। बिल्कुल सबको सहयोग होने की जरूरत है। ये हम लोग मानते हैं कि देश तरक्की कर रहा है, मानते हैं 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई है, लेकिन अभी भी बहुत सुधार की गुंजाइश है। लोगों का रहन सहन और जो भी स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, अभी भी बहुत सुधार की जरूरत है। बहुत सुधार की जरूरत है। और सर, पूर्णिया संसदीय क्षेत्र की बात कर लेते हैं, इसमें क्या क्या कमियां दिख रही हैं सर आप? ये स्वास्थ्य और शिक्षा के विषय में मैंने कहा, तो ये तो चली आ रही है। ये दोनों तो अभी भी बहुत ज़्यादा इसमें सुधार की ज़रूरत है। स्कूलों का हालत देख के कैसा लगता है? आप अपने बच्चे को
स्कूल हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े, लेकिन अपने बच्चे को अभी सरकारी स्कूल में डालने में बहुतों को सोचना पड़ता है। पूर्णिया में रेल कनेक्शन भी अभी तक यहाँ से कोई बढ़िया रेल जो होता है देश में हर कोने में जाने के लिए या दिल्ली जाने के लिए पूर्णिया से रेल नहीं है। और भी बहुत कुछ है। एयरपोर्ट का मुद्दा तो पिछले कई साल से चला आ रहा है और अभी कितने साल लगेंगे उसमें कहना मुश्किल है। और यहाँ पर मकई और मखाना का कारोबार जो है, जो पूर्णिया की जान है, अभी किसानों के लिए ये एक बहुत बड़ा आय का स्रोत है। उसमें भी बहुत तरह के सुधार की ज़रूरत है ताकि ये जो उत्पादन यहाँ हो रहा है ये इसको विश्व स्तर में कैसे स्थापित किया जा सके कि पूर्णिया का नाम हो मखाना और मकई में। बहुत तरह की बात है जो करने की आवश्यकता है। कोई एक बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, कोई एक कैंसर हॉस्पिटल नहीं है। गरीबी रेखा से नीचे झोपड़ी में बसर करने लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो बहुत हम लोग बिहार में पिछड़े इलाके से आ रहे हैं। ये सीमांत प्रदेश जो है हम लोगों के लिए, यहाँ पर नेता ऐसे नहीं हुए जो कि इसको लेके आगे बढ़ सकें। और इसको एक और सब जैसे अभी पटना है, मुजफ्फरपुर है, दरभंगा। अभी आप अगर पटना से चले NH पर जो नया दरभंगा, आपको दरभंगा मुजफ्फरपुर तक लगेगा कि अलग बिहार है। और वहाँ से जैसे ही आप सुपौल की तरफ आएंगे, अररिया फॉरबिसगंज की तरफ आएंगे, लगेगा कि एक पिछड़ा प्रदेश में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। क्यों वो लोग उतना डेवलप कर गए, एक से एक वहाँ रेस्टोरेंट खुल रहे हैं। और जब हम लोग सुपौल यहाँ से जब भी हम लोग मधुबन से इधर क्रॉस करते हैं, एक भी अच्छा मतलब जो है रेस्टोरेंट भी नहीं है। तो ये है हम लोगों का पिछड़ेपन, बहुत अभी भी पिछड़ा है हम लोग अभी। खैर हम लोग करेंगे, कोशिश करेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश जरूर करेंगे। सर भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है? भ्रष्टाचार पर क्या बोला जाए, इस पर किताब लिखी जा सकती है। और हम चूँकि अब सरकारी महकमा से नहीं है, इसलिए हम इस पर कुछ भी बोलने से परहेज करना ज़्यादा अच्छा है। भ्रष्टाचार पर क्या बोला जाए? नहीं सर, सरकारी महकमा से आप नहीं है इसलिए आप बोलने के लिए स्वतंत्र है, आप बोल सकते हैं। ऐसा भ्रष्टाचार तो अब ये तो कहे ना, क्या बोला जाए, मतलब कुछ भी बोलना इसके लिए शब्द नहीं आ रहा है बस। और यानी यही माने कि चरम पर है। चरम तो है ही, मतलब हर कोई जो है मेहनत की कमाई नहीं करना चाहता है, बिना मेहनत की कमाई करना चाहता है। सर जिनको सरकारी सैलरी भी मिल रहा है तो उनका भी इरादा रहता है कुछ बाईपास हो जाए। अब ये सब हमसे क्या पूछते हैं, आपको सब चीज़ मालूम है, आप लोग पत्रकार लोग हैं, आप लोग सबका मालूम है, हमसे क्या पूछेंगे? नहीं सर, चूंकि आप जिस क्षेत्र में आए हैं तो आपको तो एक आश्वासन देना पड़ेगा ना, जिन समस्याओं से जनता पीड़ित है। कम से कम ये तो कहना पड़ेगा ना कि हाँ, हम अगर आते हैं आपके बीच में तो कम से कम इन समस्याओं से आपको निजात दिलाएंगे। ये मैं अपने से शुरुआत करूँगा। मैं अगर सुधर गया तब दूसरे को सुधारने की कोशिश करूँगा। इसलिए मैं दूसरे को पहले सुधारने से पहले मैं अपने को सुधारना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता हूँ। आप में सर क्या भ्रष्टाचार है जो आप अपने आप को सुधारेंगे? नहीं, मैं वो तब की बात कर रहा हूँ जब भविष्य में मुझे कोई बात ऐसी हो जाएगी जिसमें लगेगा कि मुझे भ्रष्टाचार में लिप्त होना पड़ सकता है। उस समय की बात करता हूँ कि मैं भ्रष्टाचार किस तरह से मैं अपने को दूर रखूँगा, उस समय की बात करता हूँ। अभी मेरे इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जिसे तहत मैं कहूँ कि मैं कोई भ्रष्ट आचरण कर रहा हूँ। तो उस समय जब होगा तो उस समय आप उसको मजबूती के साथ फेस करेंगे और जनता को राहत भी दिलाएंगे। सर बिल्कुल, कोशिश मैं तो जरूर करूँगा, निश्चित रूप में। सर ये तो भ्रष्टाचार की बात हुई, और सर जानना चाहते हैं कि यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, चाहे वो पूर्णिया के सांसद रहे हों, वर्तमान सांसद रहे हों, पूर्व के सांसद रहे हों, विधायक रहे हों, उन लोगों ने लगता है कि जनता के लिए सही में कुछ काम किया? ये बात मेरे लिए कहना अभी कुछ उचित नहीं होगा। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं अभी मुझे टिकट मिल गया है, मैं चुनाव में कूद पड़ा हूँ, इसलिए मुझे अभी मेरे जितने भी लोग हैं सब मेरे सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, उन लोगों के विषय में कुछ करना नहीं चाहता। नहीं सर, लेकिन जब आप आएंगे तो जब मैं आऊँगा, मुझे टिकट मिलेगी तब उस समय देखा जाएगा, अभी कुछ भी करना। सर जब टिकट की बात करते हैं सर, तो टिकट के लिए कुछ जो अपना एबिलिटी दिखाना पड़ता है सब कैंडिडेट को, जो भी लोग आते हैं, तो आपको लगता है क्या क्या चीज़ें हैं आप में प्लस जो कि आपको निश्चित रूप में टिकट निश्चित रूप में देंगे? मैंने पहले भी कहा है कि मैं अपने कार्य के
अपना जो समाज सेवा है, और मैं जिस क्षेत्र से हूँ और मुझे अभी तक जो का ये मौका मिला है करने का, अभी तक उस आधार पर और मुझे भारतीय जनता पार्टी में ये भी एक बात है कि उन्हें अच्छे लोगों की तलाश रहती है। तो ये सब बातों ने मुझे भरोसा दिया है। मुझे ऐसा अपने तरफ से कुछ नहीं कहना है, ये तो निर्भर करता है कि पार्टी नेतृत्व किसको टिकट देती है, क्या वो चाहती है, और जो यहाँ के लोग जो हैं वो किसे अपना बनाना चाहते हैं, ये तो लोगों की इच्छा पर और बिल्कुल पार्टी हाईकमान पर निर्भर करता है। ये अपनी इच्छा पर कभी कुछ कोई, लेकिन इसके लिए तो सर पार्टी कुछ आती है गोपनीय तरीके से। हो सकता है पार्टी आकलन कराती होगी, वो उनका आकलन में अगर मैं फिट बैठता हूं तो निश्चित रूप से पार्टी मुझे टिकट देगी। सर एक लास्ट सवाल हमारा ये है सर कि अगर टिकट आपको मिल जाती है और आप जीतकर पूर्णिया के सांसद बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सर जिस सेवा में आप हैं इसमें सर वक्त आपको तब कम देना पड़ जाएगा। ये बात हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि मैं अभी तक 24/7 काम करने वाला व्यक्ति हूँ। मुझे वर्कोहोलिक जिसको नहीं कहते, मैं वो हूँ। मुझे कभी भी मेहनत करने से परहेज नहीं होता। मैं अपने मरीजों के लिए भी समय निकालूंगा और समाज के लिए भी समय निकालूंगा। इसलिए उस मामले में भी मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि ये मेरा हॉस्पिटल कभी बंद नहीं होगा, ये भी चलेगा, चाहे मैं रहूं या न रहूं, लेकिन ये हॉस्पिटल भी चलेगा। और जो सामाजिक कार्य होगा वो भी चलता रहेगा। सर लास्ट सवाल राम मंदिर से जुड़ा हुआ है, 22 जनवरी को उद्घाटन है, क्या कहेंगे सर, आप भी जा रहे हैं क्या? अभी तो जाने का स्थिति नहीं है, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा मैं वहाँ पर जरूर जाऊँगा। और मैं रामलला को यहीं से मतलब जो भी प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह होगा उसमें हर जगह मुझे कुछ न कुछ सम्मिलित होने का मौका मिल रहा है। हर जगह मैं प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद रहूँगा। मैं कई मंदिरों में सेवा करने का मौका अभी मुझे मिला है, मैं करूँगा, निश्चित रूप से मैं करूँगा। सर इस अवसर को कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं भारत के लिए? अब ये तो है कि निश्चित रूप से ये भारत भूमि जो है, हम लोगों की जो है, ये रामलला का इंतज़ार तो जिस तरह से अयोध्या में रामलला को स्थापित करने से रोका गया है, उस हिसाब से तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी जी। लेकिन सर कुछ संत महात्मा जो विरोध कर रहे हैं उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? संत महात्मा अपने शास्त्रों के अनुसार सब बात करते हैं, होता है, लेकिन जहाँ तक मुझे अभी जानकारी मिली है कि उनका भी बात माना जा रहा है, और जो वहाँ के अयोध्या के लोगों का भी जो होता है उसका भी ये उनको भी भावनाओं को कदर करते हुए लोगों की भावनाओं को भी कदर किया जा रहा है और साधु संतों की भावनाओं को भी कदर किया जा रहा है। यानी कि 22 जनवरी को हम लोग पूरा देश में दीपावली मनाएंगे सर? बिल्कुल मनाएंगे, हम लोग पूरा दीपावली मनाएंगे, दीपोत्सव मनाएंगे, हर घर में दीपावली मनेगा। लास्ट में सर पूर्णिया के लोगों से, हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहे तो सर? मैं यही कहूँगा कि पूर्णिया दिनों दिन उन्नति करे, आप सभी लोग सुखी रहें, मेहनत करें, ईमानदारी से रहें और हमेशा एक अच्छे भविष्य की कामना करें। मैं आप सभी के लिए, पूर्णिया वासियों के लिए सुखद भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू सर, शुक्रिया। प्रसिद्ध चिकित्सक ए.के. गुप्ता सर, इन्होंने अपनी बातें रखी हैं और जिस तरह से उन्होंने कहा कि भारत की तरक्की चाहते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी तरक्की के बारे में सोचना होगा, समाज की तरक्की के बारे में सोचना होगा। सभी मिलकर ही भारत को उन्नति की राह पर ले जा सकते हैं। कोसियालो के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन,
4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तानपुर, पूर्णिया।